हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टडी वेल चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 4 सितंबर के कुछ टॉप करंट अफेयर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज दी AQLI 2025 रिपोर्ट? मतलब एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है। तो ये रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ये रिपोर्ट द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। किसने जारी की है? एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट शिकागो की यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से ये संस्था से एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है। तो क्या नाम है संस्था का? द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, जो कहाँ पे है स्थित? शिकागो में। शिकागो की यूनिवर्सिटी है। इस संस्था ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जारी की है। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट जो जारी की है, उसमें भारत की औसत आयु 3.5 वर्ष घट गई है। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट अभी जारी हुई है, इससे ये अनुमान लगाया जाता है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स मतलब कि जो ये रिपोर्ट के अनुसार जो वायु प्रदूषण भारत में सबसे कैसा है बोल रहे हैं, गंभीर है। यानी स्वास्थ्य संकट के रूप में काफ़ी कैसा है, गंभीर है। और भारत की औसत आयु 3.5 वर्ष घट गई है। तो ये किस संस्था ने जारी की है रिपोर्ट? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट कहती है कि वायु प्रदूषण भारत में सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में उभरा है, जिससे देश की औसत आयु 3.5 वर्ष तक क्या हो गई है, घट गई है, ऐसा अनुमान लगाया है। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ये इस साल अभी फ़िलहाल जारी हुआ है, जिससे एयर की क्वालिटी की रैंकिंग दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ येस बैंक बाय RBI इन सितंबर 2025? भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2025 में येस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे पुनः नियुक्त किया है? फिर से किसे नियुक्त किया है गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में? तो किसे किया है? राम सुब्रमण्यम गांधी। ये रही उनकी तस्वीर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ येस बैंक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राम सुब्रमण्यम गांधी। इन्हें फिर से नियुक्त किया है। इससे पहले भी ये कार्यकाल में थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने राम सुब्रमण्यम गांधी को येस बैंक लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है। और यह नियुक्ति 20 सितंबर से लागू होंगी। और उनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा, 13 मई 2027 तक रहेगा। और उन्हें पहली बार सितंबर 2022 में येस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। तो येस बैंक में ये पहले चेयरमैन के पोस्ट पे 3 साल तक इन्होंने कार्य किया था। और अभी क्या पोजीशन है इनके? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो ये 2027 तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 से RVNL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ RVNL फ्रॉम September 1, 2025? RVNL मतलब क्या होता है? रेलवे विकास निगम लिमिटेड। RVNL के CMD किसे नियुक्त किए गए हैं? रेलवे विकास निगम लिमिटेड। सुकमल चंद जैन को CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सुकमल चंद जैन जो है वो 1988 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स अधिकारी है। और इन्हें अभी RVNL के चेयरमैन CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। और
1 सितंबर से इनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावी होंगी और इन्होंने प्रदीप गौड़ की जगह ली है। प्रदीप गौड़ हाल ही में 31 अगस्त को रिटायर्ड हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस इंटेलिजेंस ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है और गूगल क्लाउड रीजन कहाँ स्थापित होगा? विच कंपनी हैज़ रिलायंस इंटेलिजेंस पार्टनर्ड विथ एंड वेयर विल द गूगल क्लाउड रीजन बी एस्टैब्लिश? तो किस कंपनी के साथ साझेदारी की है और गूगल क्लाउड रीजन कहाँ पे स्थापित हुआ? तो रिलायंस इंटेलिजेंस ने गूगल के साथ साझेदारी की है, पार्टनर बना है और जामनगर गुजरात में गूगल क्लाउड रीजन स्थापित होगा। कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। थोड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन है? मुकेश अंबानी है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने जामनगर में जो है गूगल क्लाउड रीजन वो स्थापित करने वाले हैं और उन्होंने साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है? गूगल के साथ साझेदारी की है और ये साझेदारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित शाखा बनाना और सप्रभु और एंटरप्राइजेस ग्रेड AI इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। ये विभिन्न क्षेत्रों में AI सेवाओं को उपलब्ध कराना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। उसी की वजह से गूगल के साथ साझेदारी की है और गूगल क्लाउड रीजन वो जो है वो स्थापित होने वाला है जामनगर गुजरात में। किस चीज़ के लिए? AI सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन, BRJN SSSL के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है? तो अभी ये कि BRJN SSSL क्या है और इसके लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो देखिए 1000 करोड़ इतनी राशि मंजूर की है। ये क्या है? आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है BRJN SSSL, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है और इसे वर्चुअली अटेंड किया गया है। वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है, वर्चुअली उन्होंने अटेंड किया गया और यह जो इसका जो उद्घाटन किया है, यह जो नई सरकार की जो नई पहल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिला को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण में जो गांव की साइड में जो महिलाएं रहती हैं, उन्हें किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने का ये उद्देश्य है। और कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने जीविका निधि के बैंक खाते में 105 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए। इसके संचालन की शुरुआत की है। तो शुरुआत में ही 105 करोड़ ट्रांसफ़र से जो ये पहल है वो स्टार्ट कर दी गई है। और कुल निधि कितनी रहने वाली है? राज्य सरकार ने 1000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। तो 105 करोड़ जो है वो पहले ही संचालन के रूप में शुरुआत कर दी है और करीब 20 लाख महिलाएं इसका फ़ायदा उठाने वाली हैं, उनको लाभ मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, 20वां ग्लोबल सस्टेनेबल समिट कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर वॉज द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हेल्ड? तो ये कहाँ पे हुई है? तो जो 20वां संस्करण है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट, ये न्यू दिल्ली में हुई है। तो 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री और ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित किया गया है, जो 2 से 3 सितंबर 2025 तक न्यू दिल्ली में हुआ।
और इसकी थीम क्या है? थीम है रीइमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रेसिलेंस, रीजनरेटिव्स एंड रिस्पॉन्सिबल, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, कौन से बैंक ने अभी बॉब डिगी उद्यम स्कीम शुरू की है? बॉब डिगी उद्यम स्कीम कौन से बैंक ने शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये स्कीम शुरू की है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? उससे पहले कुछ जानकारी देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गुजरात बड़ौदा में है। और टैगलाइन क्या है ये बैंक की? इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक ये बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि बॉब डिगी उद्यम जो लॉन्च किया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 3 सितंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब डिगी उद्यम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और ये एक पूर्ण प्रकार से एक डिजिटल और बिना गारंटी वाला लोन स्कीम रहेगा। तो आप देखते हो कि कभी भी कोई भी बैंक में अगर लोन लेने जाते हैं तो गारंटी चाहिए होती है ना, कि अगर इतना इतना लोन लेते हैं तो क्या आपका घर है, आपके पास क्या है, कहाँ रहते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब डिगी उद्यम जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो लोन कैसे मिलने वाला है? बिना गारंटी वाला लोन स्कीम है, जिसे विशेष रूप से जिनके छोटे बिजनेस है यानी सूक्ष्म और लघु जो बिजनेस है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। उनके लिए ये बॉब डिगी उद्यम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और यह योजना बिना गारंटी कार्यशील पूंजी लोन उपलब्ध कराती है। और इसकी लिमिट क्या है? 10 लाख से 50 लाख तक इसकी लिमिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 से 2025 के बीच 2000 अगस्त के एक साल के अंदर अगस्त 2024 से अगस्त 2025 के बीच में यूपीआई लेन देन की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? तो लगभग 34% इतनी बढ़ी। तो पिछले साल जितनी यूपीआई के ट्रांजैक्शन हुई थी अगर उसको कंपेयर किया जाए तो 34% इस बार का इंक्रीमेंट है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे एनपीसीआई संचालित करता है, उसने अगस्त 2025 में पहली बार मासिक 20 बिलियन लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है। तो देखिए, जो एनपीसीआई चलाती है यूपीआई को, तो उसने ये बताया है कि अगस्त 2025 में पहली बार जो मासिक 20 मिलियन लेन देन का आंकड़ा पार हुआ है। तो औसत दैनिक लेन देन कितना? 645 मिलियन यानी करीब करीब 65 करोड़ के आसपास अगस्त 2025 में यूपीआई की वृद्धि हुई है, मतलब ट्रांजैक्शन की वृद्धि हुई है। और करीब करीब ये 34% का वृद्धि प्रतिदिन लगभग 645 मिलियन लेन देन, और उसका मूल्य अगर देखा जाए तो 80,177 करोड़ इतना मूल्य का लेन देन यूपीआई थ्रू हो रहा है। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करता रहा और कितनी राशि मिली? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करता रहा और कितनी राशि मिली? तो कर्नाटक राज्य जो है रिसीव द हाईएस्ट एफडीआई ऑफ यूएसडी 5.69 मिलियन। तो कर्नाटक को सर्वाधिक 5.69 अरब अमेरिका डॉलर इतनी प्राप्त करता रहा है। और एफआईडीआई मिला है और भारत का सर्वाधिक एफआईडी प्राप्त करता राज्य कर्नाटक रहा है।
और राशि कितनी मिली है? 5.69 करोड़ इतनी राशि मिली है। तो एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब जब कोई विदेशी कंपनी या निवेशक सीधे किसी दूसरे देश की कंपनी में, उद्योग में, परियोजना में पूंजी लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे एफडीआई कहते हैं, है ना। तो कई इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश की कंपनी में, जैसे यहाँ की कोई कंपनी दूसरे देश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे एफडीआई कहते हैं। और यह निवेश सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, प्रबंधन, नए रोजगार भी साथ में लाता है, इम्प्रूवमेंट भी साथ में लाता है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस राज्य ने प्राप्त की है? कर्नाटक ने प्राप्त की है। और कौन से काल में? 25, 26 अप्रैल, जून 2025 में। और कुल राशि 5.69 अरब अमेरिकी डॉलर इतनी। तो हमारे भारत का कर्नाटक राज्य है जिसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या किया है? एफडीआई प्राप्त राज्य बना है ना। मतलब सर्वाधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक है। तो ये पहले स्थान पे, जग भर में पहले स्थान हासिल किया है कर्नाटक स्टेट में। देखिए पूरे दुनिया भर में, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य ने क्या किया है? एफडीआई में पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु चेयर द 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग? अभी अभी जो जीएसटी के न्यू स्लैब्स जारी हुए उसकी मैंने एक न्यू वीडियो डाली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होंगी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखूँगी। उसमें सब बताया गया है कि कैसे कैसे जो पुराने रेट है वो बदल के रेट कैसे अलग हो गए हैं। और रेट जो है वो काफ़ी, कुछ वस्तुएं सस्ती हो गई है और कुछ वस्तुएं महंगी हो गई है। ज़्यादातर वस्तुएं तो सस्ती हो गई है। तो आम आदमी के लिए काफ़ी राहत मिलने वाली है जो जीएसटी में चेंजेस हुए। तो वो 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग अभी हुई है और उसकी अध्यक्षता किसने की है? जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने क्या की है? अध्यक्षता की है। लागू, अभी जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ। और भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा बना था जीएसटी लागू करने वाला? आसाम। और पूरे दुनिया भर में पहला देश कौन सा था? फ्रांस। 101वां का संविधान और टैगलाइन 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, ये टैगलाइन है। 1 जुलाई 2017 से हमारे भारत में लागू हो गया था। और आसाम हमारे भारत का पहला राज्य था जिसने ये लागू करवाया। मतलब आसाम जो है वो पहला राज्य बना था लागू करने वाला। तो 56 जीएसटी काउंसिल बैठक हुई है अभी उसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमन ने की है जो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो उसमें बताया कि कैसे कैसे रेट चेंज हो गए। तो पहले जो 5%, 12%, 18%, 28% थे उसको हटाया गया है और उसकी जगह पे सिर्फ 2 ही स्लैब्स रखे गए हैं, 5% और 18%। ये 2 और एक मुख्य स्लैब रखा गया है, वो है 40%। तो 5% किन किन चीज़ों पे लगने वाला है? जैसे जो इसेंशियल चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं, डेली नीड्स जो है उस पर 5% लगने वाला है। उसके बाद 18% जो है वो सेवाओं पे लगने वाला है। और 40% जो है वो जैसे तंबाकू हो गया, है ना, शराब हो गई, इन सब चीज़ों पे 40% इतना लगने वाला है। तो ऐसे जो जीएसटी स्लैब से वो उसे घटा दिया गया है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही के मीटिंग में हुआ है, ये डिसीजन लिया गया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 18% सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पे लगने वाला है, 40% लग्जरी हेल्थ हानिकारक सामान पे लगने वाला है और 5% जो है वो इसेंशियल जो डेली नीड्स होती है उस पर 5% लगने वाला है।
तो उम्मीद है आपको आज के टॉप करंट अफेयर समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।